In this lecture, I am going to discuss the report of Basic Principal Committee 1950 and 1952. Basically, this is the report presented by 24 members of Constituent Assembly for the development of Pakistan's future constitution. The Basic Principal Committee was developed during the Pakistan's early constitutional journey to address the complex challenges of framing a constitution for Pakistan. Initially, Pakistan faced unique political, religious, and social circumstances that needs the creation of special committee to identify and recommend principles for the government or the governance. It means इस कमेटी का टास्क इसको इसलिए बनाया गया था जिसका बेसिक टास्क या बेसिक पर्पस था कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करे जिसकी बेसिस पर एक फ्यूचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के पास अब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, वो प्रीवियस 1935 एक्ट के तहत ही स्ट्रक्चर चल रहा था। तो उस बेसिस पर उन्होंने इस चीज़ को कमेटी का टास्क किया था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से मेंबर्स थे उनका टास्क ये था कि वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसकी बेसिस पर आगे इन फ्यूचर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके लिए इनिशियल ग्राउंड कहले बनाना। और उसका मकसद क्या होगा कि उसके इन असूलों ज़वाबित या इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत पाकिस्तान को चलाया जाएगा। If we see the history of Basic Principal Committee, it was formed 12th March 1949 by First Constituent Assembly of Pakistan. It was comprised of 24 members. It was headed by Maulvi Tamizuddin and Liaquat Ali Khan as a vice president. The basic task of this committee is it was established to determine the future constitution of Pakistan. This basic principal committee divided into three subcategories categorizations. First one is committee on the federal and provincial constitution and distribution of power. Second one is subcommittee of franchise, and third one is subcommittee of justice. इन 24 मेंबर्स को सब कैटेगराइज कर दिया गया था थ्री कमेटीज में, जिनके पास टास्क था, एक जो सब कमेटी थी उसका टास्क था फेडरल एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के किस अदारे के पास, किस गवर्नमेंट के पास किस लेवल के इख्तियारात होंगे, पावर्स होंगी। एंड सेकंड वन इज़ जो फ्रेंचाइज थी कि इलेक्शंस किस ग्राउंड पर होंगे, कौन वोट के लिए अहल होगा, वो सारा एक स्ट्रक्चर। एंड थर्ड वन इज़ जस्टिस, जो सब कमेटी ऑफ जस्टिस थी उसका टास्क ये होगा कि वो लुक आफ्टर करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन को एज ए गार्डियन, और उसके साथ साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनको रिजॉल्व करने के लिए एज ए जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रोल प्ले करेगी। Now I am going to discuss the major features or main features of this report, which was presented on 28 September 1950. बेसिकली जो ये कमेटी थी इसने अपनी फर्स्ट जो इंटरम और टू सम एक्सटेंट एक अबूरी कह ले एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की थी, इनिशियल रिपोर्ट जिसको कह लें हम, वो तैयार की थी, उसको प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि ये चीज़ें बेसिक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तैयार की गई हैं या लिखी गई हैं। उसमें इनिशियल पॉइंट था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन शुड बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड शुड सेम एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 1949 में प्रेजेंट किया गया था बाय लियाकत अली खान, उसको इन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या होगा, शुड बी मेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसका उसके अकॉर्डिंगली एक तरह से उसकी आउटलाइन को ही कंसीडर किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जो कि अगेन फ्यूचर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके अंदर उसको ऐड किया जाएगा। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज टू बी अ फेडरेशन। इट मीन्स नेचर को डिसाइड किया गया था कि गवर्नेंस किस स्ट्रक्चर में होगा, यूनिटी होगा या फेडरेशन होगा या कॉन्फेडरेशन। तो इसमें ये डिसाइड हुआ था कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये डिसाइड किया था कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट नेचर होगी वो फेडरेशन स्ट्रक्चर पे होगी। इट मीन्स डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज टू बी बाईकैमरल। इट मीन्स जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी वो बाईकैमरल होगी। इट वुड कंसिस्ट ऑफ हाउस ऑफ यूनिट्स जिसको हम आज के टाइम में सेनेट कहते हैं, और हाउस ऑफ पीपल्स जिसको हम आज के टाइम के हिसाब से नेशनल असेंबली कहते हैं। ये हाउस ऑफ यूनिट्स जो थे उसके 100 मेंबर्स और हाउस ऑफ पीपल्स जो थे उसके 400 मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट इज अपर हाउस वाज टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोविंसेस। सेम लाइक जैसे आज के दौर में हम कहते हैं सेनेट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोविंसेस, सेम लाइक उस टाइम में भी क्या था कि अपर हाउस जो थी वो रिप्रेजेंटेशन थी प्रोविंसेस की, और जो लोअर हाउस थी वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर जिनको लोग वोट कास्ट करके नेशनल असेंबली या जो हाउस ऑफ पीपल था
उसके मेंबर बनाते थे। नेक्स्ट वन इज द टेन्योर ऑफ बोथ हाउसेज वाज टू बी 5 years। वही के इलेक्शंस कितने साल के बाद होंगे, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो टेन्योर कितने ईयर्स का होगा, 5 years का होगा। एंड बोथ वर एंजॉय इक्वल पार, दोनों हाउसेज अपर और लोअर हाउसेज जो है वो इक्वली पार को एंजॉय करेंगी या यूटिलाइज करेंगी। नेक्स्ट वन इज द डिसीजन रिगार्डिंग बजट और मॉनेटरी बिल्स वर टू बी डिसाइडेड इन जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज। इसमें इस चीज़ को रिकमेंड किया गया था कि जो भी बजट का स्ट्रक्चर होगा, जो भी मनी बिल्स होंगे रेलिवेंट टू द स्टेट, दोनों हाउसेज, हाउस ऑफ यूनिट्स एंड हाउस ऑफ पीपल, दोनों के ज्वाइंट सेशन में डिसाइड होंगे। लेकिन जो आज के टाइम पीरियड में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अकॉर्डिंगली है, उसमें जो है लोअर जो भी मनी बिल होगा और जो भी बजट का स्ट्रक्चर होगा वो फ्रॉम द नेशनल असेंबली की तरफ से उसको इनिशिएट किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन उस टाइम में जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें उसने रिकमेंड किया था कि दोनों हाउसेज का ज्वाइंट सेशन इसको करेगा। नेक्स्ट वन इज हेड ऑफ द स्टेट वाज टू बी इलेक्टेड बाय ज्वाइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज फॉर 5 years टर्म। कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो ज्वाइंट सेशन जो है, ये दोनों हाउसेज जो हैं वो दोनों मेंबर्स जो हैं वो वाया इलेक्शंस, वो वाया कास्टिंग वोट इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, और 5 years के लिए उसका टर्म पीरियड 5 years होगा। इसके बाद था कि डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, 3 कैटेगरीज में पास को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था जो लेजिस्लेशन की थी। फर्स्ट वन इज फेडरल लिस्ट, सेकंड वन इज प्रोविंशियल लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट मीन्स वो बॉडीज, वो सब्जेक्ट्स, वो अथॉरिटीज जो फेडरल के पास इख्तियार थे। प्रोविंशियल लिस्ट जो इख्तियारात, जो अटोनमी, जो अथॉरिटी, जो सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस के पास आ गए थे, वो प्रोविंसेस को कहने के वर्किंग के अंडर थे। थर्ड वन जो लिस्ट थी वो कॉन्करेंट लिस्ट थी, जो कि फेडरल और प्रोविंसेस के इक्वल मेंबर्स को मिलाकर बनाई गई थी, जिसका मकसद, जिसको कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ आइटम्स उसको दिए गए थे। अब इनका मकसद क्या था, कुछ स्टेट लेवल की एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टेट लेवल के अफेयर्स होते हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी होगी, फॉरेन अफेयर्स हो गए, आर्म फोर्सेस होगी। ऐसे जो स्टेट लेवल के, जो नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के जो भी अफेयर्स है वो फेडरल बॉडी जो है कंट्रोल करेगी। प्रोविंशियल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों की जो बेसिक अफेयर्स है उसको प्रोविंसेस अपने अकॉर्डिंगली डील करेंगी। और कंकरेंट लिस्ट के वो सब्जेक्ट है जिसमें दोनों तरफ होते हैं, लेकिन हमेशा सुपरियरिटी या जो एक एक्स्ट्रा एज मिलता था, अगर किसी जगह पर क्लैश आ जाता था तो हमेशा फेडरल को मिलेगा। तो ये 3 कैटेगराइजेशन की गई थी लेजिस्लेटिव पास की। इसके बाद नेक्स्ट है जी, जो हमने जिस सब कमेटी, ये तो हमने उसकी फर्स्ट में पढ़ लिया कि सब कमेटी ऑफ फ्रेंचाइज और फेडरल एंड प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम पढ़ें सब कमेटी ऑन जुडिशरी, जिसमें से इन केस ऑफ डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट हैड द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट the constitution. It means if there is a chance of dispute or any issue or conflict, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इख्तियार होता, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा राइट किस स्ट्रक्चर में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करवाएगा। देन प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट वाज रिजिड। यस, इसको एक चीज़ को और हाईलाइट किया गया था कि जो अमेंडमेंट का स्ट्रक्चर होगा उसको रिजिड रखा जाएगा, ताकि इसके अंदर जो रद्दोबदल का एक कंसेप्ट है कि विदाउट द 2/3 मेजोरिटी और विदाउट द मेजोरिटी उसको आसानी से चेंज किया जा सके, तो उन चीज़ों को साइड लाइन किया जाएगा। इसलिए इसके अंदर कहा था इट इज़ रिक्वायर्ड मेजोरिटी अप्रूवल, कि जो भी अमेंडमेंट करनी है उसमें मेजोरिटी अप्रूव करेगी देन उसमें होगा। देन हेड ऑफ स्टेट वाज गिवन एडिड पास। जैसे हेड ऑफ स्टेट जो भी होगा उसको कुछ एडिशनल इख्तियार दिए गए थे, दिए जाएंगे या दिए गए थे, जिसका दिस रिपोर्ट के तहत कि लाइक अथॉरिटी टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन और इश्यूज द ऑर्डिनेंस। हेड ऑफ स्टेट के पास राइट होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना है, एब्रोगेट करना है, और जो भी ऑर्डिनेंस को इशू करना है या ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस करवाना है। नेक्स्ट वन, सुप्रीम कोर्ट वाज द हेड ऑफ जुडिशरी। जो भी सुपीरियर कोर्ट होगी स्टेट की वो सुप्रीम कोर्ट होगी और वो हेड करेगी जुडिशरी को। इट वुड कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड 2 to 6 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसकी कंपोजिशन के लिए उसने कहा, और हर प्रोविंस की सेपरेटली क्या होगी, हाई कोर्ट होगी। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट वन पॉइंट इसका प्रोमिनेंट है वो है जी, बोर्ड ऑफ उलमा वुड बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जो स्पेसिफिकली उलमा कराम का होगा, जो कि इस चीज़ को एग्जामिन करेगा कि जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं, और इसको इस बात को इंश्योर करेगा कि जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कुरान एंड सुन्ना होगा। ये इनिशियल रिपोर्ट थी या इंटरम रिपोर्ट थी जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की तरफ से प्रेजेंट की गई थी, जिनका टास्क था कि आपने फॉर्मेशन करनी है किसकी, पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की। आफ्टर द जो ये सबमिशन ऑफ दिस रिपोर्ट, इस
इस रिपोर्ट को क्रिटिसिज्म, इसका रिएक्शन क्या था, इसको ह्यूज क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था फ्रॉम द साइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि इसको वाइस चेयर कर रहे थे लियाकत अली खान, तो उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था उनको। इट मीन्स ओवरऑल जो कमेटी थी कि इसमें निगलेक्ट किया गया है या डिले किया गया है, या इसको इस जो रिपोर्ट है इसको पोस्टपोन किया जाए क्योंकि इसमें डिले या निगलेक्ट किया गया है ईस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन को और ईस्ट पाकिस्तान को, क्योंकि उस एट दैट टाइम पाकिस्तान हैज़ टू विंग्स, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन की मैटर्स की इश्यूज पर उनकी, हालांकि उसकी तरफ से उनको क्रिटिसाइज किया गया था। और इसको जो क्रिटिसाइज किया गया था, स्वीयर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, वो स्पेसिफिकली ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से। और चट्टोपाध्याय एस.सी. चट्टोपाध्याय थे मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनकी तरफ से इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि इसमें स्पेसिफिकली तमाम की तमाम जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसको और सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इवन दो कि सारी फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं जो प्रोविंशियल लेवल के हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं। और उसके साथ साथ ईस्ट पाकिस्तान का ये इशू कि एज ए पॉपुलेशन वाइज ईस्ट पाकिस्तान जो है वो परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन उसको भी एक यूनिट के उसको एक स्पेसिफिक और इक्वलिटी की बेस पर कि 50 मेंबर्स उधर के और 50 मेंबर्स इधर के, कि मेंबर्स पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, रिप्रेजेंटेशन हमारी ज़्यादा है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हुई थी और पावर्स हुई थी तो उसमें दोनों को इक्वालिटी की बेस पर डील किया गया था। ये एक उनका एक हॉट टॉपिक था या क्रिटिसिज्म था। फिर इसके साथ साथ जब रिपोर्ट बनाई गई तो उसमें एक चीज़ को ऐड किया गया था कि जो उर्दू होगी वाज द नेशनल लैंग्वेज और द स्टेट लैंग्वेज, जबकि बंगाली को कहीं पर भी ऐड नहीं किया गया था। तो ये एक और उनके इस रिपोर्ट के तहत उनके में ये चीज़ क्या था, हीट मूवमेंट या हेट मूवमेंट क्रिएट हो गया था कि ईस्ट पाकिस्तान को ना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, ना मेजोरिटी पार्टिसिपेशन दी जा रही है, और उसके साथ साथ हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी ऐड नहीं किया जा रहा। इस क्रिटिसिज्म के रिजल्ट में क्या हुआ था कि लियाकत अली खान ने जो ये कंसिडरेशन थी और जो ये रिकमेंडेशन थी इनको पोस्टपोन किया था और इनवाइट किया था न्यू सजेशंस को, जिसके लिए पब्लिक ओपिनियन को भी वेलकम किया गया था। और उसके बाद जो न्यू कमेटी बनाई गई थी, सेटअप की गई थी, उसको हेड करने के लिए सरदार अब्दुर्रब नश्तर को एज ए हेड बनाया गया था, जिन्होंने बाद में प्रेजेंट की थी 1952 में इसकी सेकंड रिपोर्ट, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो सेकंड रिपोर्ट थी वो 1952 में प्रेजेंट की। तो ये जो सेकंड कमेटी बनी थी 1952 में, इसने रिवाइज किया था, रिकंसिडर किया था, जो कि फर्स्ट कमेटी ने जो भी कह लेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे या उसका एक स्ट्रक्चर बनाया था उसको रिवाइज किया था। उसमें कुछ चीज़ों को रिवाइज करने के बाद एक नया स्ट्रक्चर दिया था, जिसके प्रोमिनेंट फीचर्स जो उन्होंने एडिशन किया था उसको ऐड किया था। उसमें कह दिया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड एज अ प्रीएम्बल टू द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड its principles were guided the state, and other important clause was that which laid down the procedure of legislation to be made अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। और इसको इसके साथ साथ एडिशन किया था कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट होगा। इट मीन्स उसमें उसी चीज़ को, जैसे उसमें फर्स्ट कमेटी में था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका पार्ट बनाया जाएगा, तो इसमें भी उसी चीज़ को हाईलाइट किया गया था कि एज अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल होगा और इसका जो भी इसके बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे या इस जो मेजर प्रिंसिपल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली स्टेट को गाइड किया जाएगा। सेकंड वन इसमें ऐड किया गया था, हेड ऑफ स्टेट शुड बी अ मुस्लिम एंड इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर फॉर द टर्म ऑफ 5 years। जो भी हेड ऑफ स्टेट है उसको इलेक्ट किया जाएगा बाय द फेडरल लेजिस्लेचर और उसका मुसलमान होना जरूरी है, और स्पेसिफाई कर दिया गया कि जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा वो शुड बी अ मुस्लिम। नेक्स्ट वन इज स्टेट वर ऑल्सो सीट्स वर एलोकेटेड फॉर द कम्युनिटीज। इट मीन्स इसमें हाईलाइट कर दिया था जो मल्टीपल कम्युनिटीज थी उनकी रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोअर हाउस ऑफ द बाईकैमरल लेजिस्लेचर। जो भी ऐवान होगा लोअर, उसमें जो अदर कम्युनिटीज़ थी स्टेट के अंदर उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी फॉर देयर, कहने के एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कम्युनिटी अपनी वेलबींग के लिए। नेक्स्ट वन इज वर्ड यूनिट वाज स्पेसिफाइड फॉर ऑल प्रोविंसेस, कैपिटल एंड फेडरेशन। द हेड ऑफ स्टेट, द हेड ऑफ दीज यूनिट्स वाज टू बी सिलेक्टेड फॉर द 5 years टर्म। वर्ड यूनिट का उसने कहा कि स्पेसिफाई कर दिया गया फॉर द यूनिट्स, कैपिटल एंड फेडरेशन, और उसके साथ साथ जो हेड ऑफ दीज यूनिट्स होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा 5 years में। मीन्स के इलेक्शंस उनके होंगे और वो कितने टाइम पीरियड के लिए होंगे, 5 years के लिए होंगे। उसके बाद इसमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो क्रिटिसिज्म आया था कि इक्वल बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन और प्रपोर्शन वाइज पर नहीं है, तो उसमें इस चीज़ को ऐड किया गया था कि जो फेडरल लेजिस्लेचर होगी वो कंप्राइज ऑफ 2 हाउसेज, वही बात कि अपर हाउस होगा और लोअर हाउस होगा, और हाउस ऑफ यूनिट्स जो हैं वो उसकी 120 मेंबर्स होंगे, और ईस्ट बंगाल की लेजिस्लेचर की 60 मेंबर्स इलेक्ट होंगे, और बाकी जो रेस्ट ऑफ दिस ऑन द बेसिस ऑफ
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होंगे वो वेस्ट पाकिस्तान में सेम प्रोपोर्शन वाइज जिस इलाके में पॉपुलेशन वाइज और जो भी डिसीजन लिया जाएगा कि किस बेसिस पर एलोकेशन ऑफ सीट्स होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली बाकी 60 सीट्स जो रिमेनिंग थी वो बाकी 4 जो वेस्ट पाकिस्तान के पार्ट्स हैं उनके ऊपर डिवाइड की गई। उसके साथ साथ हाउस ऑफ पीपल जो थे, हाउस ऑफ पीपल हैड रियल अथॉरिटी एंड कंप्राइज ऑफ 400 मेंबर्स, 200 फॉर द वेस्ट पाकिस्तान एंड 200 फॉर द ईस्ट पाकिस्तान। जैसे पहले कह दिया गया था ना कि 100 मेंबर्स होंगे और 400 मेंबर्स होंगे, तब ये नहीं किया गया था स्पेसिफाई कितने कहाँ से। इस वाली रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि स्पेसिफाई कर दिया कि 50% उधर और 50% इधर, अपर हाउस के भी और लोअर हाउस के भी। देन इसमें एक चीज़ ऐड की गई थी, चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच यूनिट, जो भी चीफ मिनिस्टर होगा और मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ दैट यूनिट एंड मिनिस्टर्स फॉर द ईच यूनिट वुड बी चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर, कि जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी कि उसी स्पेसिफिक यूनिट या जिसको हम प्रोविंस कहते हैं या फेडरेशन कहते हैं उसकी तरफ से उसको अपॉइंट किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, ये कह लें अपॉइंट किया जाएगा, चूज किया जाएगा। मोर थिंग जो थी इसमें ऐड की गई थी वो थी व्हेन द फेडरल लेजिस्लेचर वाज नॉट इन द सेशन द हेड ऑफ स्टेट कुड प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। इट मीन प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसके पास राइट होगा कि वो ऑर्डिनेंसेस को जारी कर सकता है या इशू कर सकता है। देन हेड ऑफ स्टेट कुड डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल्स ऑन द एडवाइस और द काउंसिल्स ऑफ द मिनिस्टर। सेम लाइक हाउस ऑफ पीपल्स जो है आज के टाइम पीरियड में उसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, तो उसने कहा जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसके पास राइट होगा कि हाउस ऑफ पीपल्स को डिसॉल्व कर सकता है अगर उसको एडवाइस दी होगी मिलेगी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इसमें ऐड की गई थी, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। इट मींस चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा कौन, हेड ऑफ स्टेट, एंड अदर 6 जजेस वुड बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ स्टेट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो भी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस को वो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट करेगा। देन उसके बाद जो फर्दर 3 जजेस होंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि जो फेडरेशन थी एंड यूनिट्स थे उनके जो भी लोग थे सर्विसेज में या वर्किंग में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको डिसमिस भी किया जा सकेगा, और ऑन सम बेसिस किसी भी सिनेरियो में अगर किसी मिसकंडक्ट की बेसिस पर, और उसके बाद उनको डी रैंक या उनको उनकी रैंक में कमी भी की जा सकेगी। ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो सेकंड कमेटी में फर्दर ऐड किए गए थे या मॉडिफाई किए गए थे या रिकंसिडर करके उसमें कुछ एडिशन किया गया था फ्रॉम द साइड ऑफ सेकंड बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की तरफ से, जिसको चेयर कर रहे थे या हेड कर रहे थे सरदार अब्दुर्रब नश्तर। ये तो दोनों रिपोर्ट्स थी। अब जो सेकंड रिपोर्ट प्रेजेंट की गई उसको भी ह्यूज क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम द साइड ऑफ जो भी फॉरम था या प्लेटफॉर्म था उससे। उसमें क्या था कि जो ड्राफ्ट किया गया है, रिपोर्ट ड्राफ्ट की गई है, इसमें अगेन ईस्ट पाकिस्तान जो है उसकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को लिमिटाइज कर दिया गया है, और जो वेस्ट पाकिस्तान हैड अ मेजर पार्ट ऑफ द कंट्रीज टेरिटरी, उसमें बेसिस पर कि उनको लिमिटाइज कर दिया गया कि ये ईस्ट पाकिस्तान के पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ या ज़्यादा पावर्स हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, जबकि लैंड वाइज या एरिया वाइज वेस्ट पाकिस्तान लार्जेस्ट है, तो उसको लिमिटाइज कर दिया गया और उसके पास अथॉरिटीज़ कम दी गई। देन उसके बाद उसने कहा थी द ड्राफ्ट मेड द लोअर हाउस अ वीक रेप्लिका ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इट्स यूटिलिटी। इट मीन्स उसका मकसद ये था कि जो लोअर हाउस है जो कि रिप्रेजेंटेशन है स्टेट के लोगों की, लोग इलेक्ट करते हैं लोअर असेंबली को, तो उसमें ये फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान ये चीज़ सामने आई थी पंजाब की तरफ से कि आपने लोअर हाउस के लिए पास का जो इख्तियार है वो कम कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी उसी हिसाब से कमी या उनकी बात को उतना कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद क्रिटिसाइज़ किया गया था इसमें अहमदियों के किरदार को, कि उस टाइम पीरियड में कंसेप्ट चल रहा था कि जो जितनी भी मेजर मेन सीट्स हैं उसमें अहमदियों या जो कादियानियत का जो कंसेप्ट चल रहा था उस बेसिस पे कि उनको मेन सीट्स ना दी जाए। दैट्स वाई जो रिपोर्ट की जो पहले हमने पॉइंट मेन पॉइंट पढ़ा कि प्रेसिडेंट शुड बी मुस्लिम, तो इसलिए इसको ऐड किया गया था, लेकिन इसमें उसको प्रॉपर वे में वो कह लें कि हाईलाइट नहीं किया गया था, और जो मजहबी रहनुमा थे जो स्कॉलर्स थे उनको इस चीज़ से उनका डिसएग्रीमेंट था या उनको इस चीज़ से क्या था कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि इसमें प्रॉपर वे में कुरान को और सुन्ना को और जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उस चीज़ को प्रोमिनेंस नहीं दी गई। दैट्स वाई ये रिपोर्ट भी क्या है फेल हुई थी, या कह लें कि उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई थी जिस डायरेक्शन में इसको बनाया जाना था। ये था जी बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी 1950 एंड 52।